नमस्कार दोस्तों। कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म जैसे शब्दों को आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन इन शब्दों का सच क्या है, क्या ये आप जानते हैं? ये सच है कि ये सभी शब्द हमारे आसपास ही हैं और हम मौके ब मौके इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन सच ये है कि हम में से आधे से ज़्यादा लोग इन शब्दों का मतलब नहीं जानते और कभी-कभी तो बिना जाने इन पर अपना राय मशवरा भी दे देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं शब्दों का बेसिक मतलब, इन आइडियोलॉजीज़ का, इन विचारधाराओं का क्या मतलब है और इनके अंतर को समझाएंगे, ताकि आप इग्नोरेंट ना रहें, आपको जानकारी हो कि इन शब्दों के मायने क्या है, इनकी सोच कैसी है और ये किस जगह से चली आ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कम्युनलिज्म के बारे में। ये कम्युनलिज्म या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज़, अगर एक लाइन में हम इनका मतलब समझें तो इनका मतलब है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार काम करे, अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार काम करे। मतलब कोई इंसान ज़्यादा फिट है तो ज़्यादा काम कर सकता है तो वो ज़्यादा काम करे, और अगर कोई कमज़ोर है, वो मस्कुलरली फिट नहीं है, तो वो कम काम करे। अगर कोई दिमागी रूप से ज़्यादा टैलेंटेड है तो वो ज़्यादा काम करे, और जो कम टैलेंटेड है वो कम काम करे। मतलब साफ है कि हर कोई अपने टैलेंट के अनुसार काम करे, जो जैसा है वैसी ही सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हर इंसान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलें। कभी कभी किसी को लगता है ये कैसी सोसाइटी है जहाँ पर एक आदमी जो ज़्यादा फिट है, ज़्यादा काम कर रहा है, वो भी उतना ही पा रहा है जितना कि कम मेहनत करने वाला आदमी, कम टैलेंटेड आदमी। तो कुछ लोगों को इस तरह की सोसाइटी ज़्यादा समझ नहीं आती। ज़्यादा मेहनत करने वाले आदमी को भी उतना ही पैसा मिलेगा कि जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो पाए। मैं आगे आपको इस वीडियो में और डिटेल से बताऊंगी। दोस्तों, कम्युनलिज्म सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी मनी लेस सोसाइटी जहां पैसे का कोई खास मतलब नहीं है। एक स्टेट लेस सोसाइटी जहां कोई कंट्री नहीं होगी, जहां कोई बॉर्डर्स नहीं होंगे कंट्रीज के बीच में। और एक क्लास लेस सोसाइटी जहां कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब के बीच में फर्क नहीं है। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि ज़मीन, खेत, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब अपने ही ओन किए जा सकते हैं। यानी ये सब चीज़ों का हकदार होता है लेबर। यानी ये सब संसाधन लेबर्स के द्वारा ओन किए जाते हैं, मतलब जनता के द्वारा। हम लोग जब भी कम्युनिज्म शब्द के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स और सोवियत संघ यानी रशिया जैसी नाम ही आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप बेसिक डेफिनेशन पर जाओगे कम्युनिज्म की, तो कम्युनिज्म की जो बेसिक आइडिया है वह एक्चुअली हजारों साल पुराने हैं। यानी आज से हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे? लोग उस समय रहते थे एक हंटर गैदर्स लाइफ स्टाइल में, ट्राइब्स में। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म था। जब आप हंटिंग और गैदरिंग लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं तो वहाँ पर पैसे का कोई कंसेप्ट नहीं होता, वहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है ओनरशिप का, वहाँ पर कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ ट्राइब्स में हो सकता है कि ऊंच नीच जैसी चीज़ें हो सकती हों, और कुछ ट्राइब्स में हो सकता है कि ना हो। पर अगर ट्राइब्स में क्लास सिस्टम भी हुआ होगा तो वो भी बहुत बाद में हुआ होगा। शुरुआती रूप में ये लोग प्रिमिटिव फॉर्म में ही रहते थे, जहाँ क्लासलेस सोसाइटी थी, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं था। इन ट्राइब्स में कोई ये नहीं कहता था कि ये चीज़ मेरी है या इस चीज़ पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। इन ट्राइब्स में जब लोग खाना ढूंढ कर लाते थे तो वो भी सबका होता था, सब मिलकर खाते थे। ये लोग शेल्टर्स भी साथ में शेयर करते थे, सब एक साथ रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर की जाती थी। ट्राइब्स में एक क्लोज्ड कम्युनिटी की तरह हर कोई रहता था। लेकिन ये सब बातें तो अब बहुत पुरानी है। कम्युनिज्म की आज की अगर हम लोग बात करें तो कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। कार्ल मार्क्स ने इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, उसे पढ़ने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कार्ल मार्क्स किस ज़माने में रह रहे थे, उनके आसपास की कंडीशंस क्या थी। कार्ल मार्क्स एक ऐसे ज़माने में बढ़े हुए थे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। इन फैक्ट्रीज में आई बड़ी बड़ी मशीनें, और इन मशीनों में अक्सर जो लेबर काम करते थे, जो मजदूर काम करते थे, वो बहुत ही बुरी हालत में काम करते थे। फैक्ट्रीज के ओनर अक्सर अमीर लोग ही होते थे जो अपने लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। ये ओनर्स अपने लेबर्स से, मजदूरों से ज़्यादा घंटे काम करवाते थे और उन्हें कम पेमेंट देते थे, और जो प्रॉफिट निकलता था वो ज़्यादातर प्रॉफिट ये फैक्ट्री ओनर ही ले जाते थे। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स के हिसाब से उस समय दो तरह की सोसाइटी थी। एक वो सोसाइटी जिसमें अमीर क्लास है, ये क्लास है रिच फैक्ट्री ओनर्स की, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले जाती है। और दूसरी तरफ है मजदूरों की, वर्कर्स की, जो घंटों घंटों इन बुरी कंडीशंस में काम करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद इन्हीं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के तौर पर कार्ल मार्क्स ने एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करी जहां पर
अमीर गरीब के बीच कोई फर्क नहीं होगा। एक तरह से इन्होंने एक यूटोपिया इमेजिन किया। यूटोपिया एक ऐसी परफेक्ट सोसाइटी है जो हकीकत में तो एग्जिस्ट नहीं करती, और इस यूटोपिया को उन्होंने नाम दिया कम्युनलिज्म। अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने इन्होंने डिटेल बताई कि कम्युनिज्म किस तरह से अचीव किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि ये वर्कर्स ओवरथ्रो कर सकेंगे जो भी मोनार्की एग्जिस्ट करती है, जो भी राजा है या जो भी सरकार उस टाइम पर एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी ये जो फैक्ट्री है या जो ये खेत हैं, इनका मालिक कोई इक्का दुक्का कोई मिल ओनर या फैक्ट्री ओनर नहीं होगा, बल्कि इनके मालिक जनता होगी। सबकी सब चीजें जनता की होंगी। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अनुसार सोसाइटी में कोई कास्ट नहीं होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, अमीर गरीब के बीच कोई रेस नहीं होगी, धर्म के बेसिस पर सब चीजें सबके लिए अलग होंगी। फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कोई इनहेरिटेड वेल्थ नहीं होगी। कोई इंसान अमीर है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी आने वाली सारी पीढ़ी अमीर होगी। इनहेरिटेड वेल्थ अलाउड ही नहीं है। कोई प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं होगा। कोई एक इंसान यह नहीं कह सकेगा कि ये जमीन मेरी है, ये फैक्ट्री मेरी है। हर कोई जमीन को ओन करेगा, फैक्ट्रीज को ओन करेगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। अमीर गरीब के बीच में अंतर नहीं होगा। सबको बराबर से अधिकार होंगे, सबके पास इक्वालिटी होगी, सब कोई सब चीज का मालिक होगा। एवरीवन ओन्स एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें हैं जो काफी आइडियोलॉजिस्टिक है, लेकिन आखिरकार ये सभी चीजें थ्योरेटिकल हैं। आप पूछेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे किया जा सकता है। ये सब कुछ बोलने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे किया जा सकता है। ये सच है कि कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर थे। उन्होंने कम्युनिज्म की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखी। ये सब चीजें प्रैक्टिकली देखी गई रशियन रेवोल्यूशन में, जो 1970 के बाद हुआ। रशियन रेवोल्यूशन उस समय रशिया के जो राजा थे, उनको जिन्हें जार कहा जाता था, उसे ओवरथ्रो किया वहां के मजदूरों ने, लोगों ने। और इन मजदूरों के लीडर थे लेनिन, जिन्होंने पहली बार कम्युनिस्ट आइडिया को एक बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंट किया। लेनिन ने अपने जमाने में काफी रिवोल्यूशनरी कदम उठाया। यूरोप में ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। वर्किंग आवर्स को 8 घंटे प्रतिदिन और हफ्ते में 5 दिन तक सीमित किया गया। इससे पहले फैक्ट्री में मजदूरों को 12, 13, 14 घंटे काम करने को कहा जाता था, लेकिन लेनिन ने पहली बार 8 घंटे और 5 दिन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। आजकल ये काफी कॉमन है। हर कोई मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे के लिए काम करता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। काम के कोई घंटे निर्धारित नहीं थे और फैक्ट्री ओनर मनमानी किया करते थे। औरतों को इंट्रोड्यूस किया गया एजुकेशन के लिए। खेती करने के लिए जमीनों को अमीर लैंड ओनर से छीन लिया गया और किसानों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जो फैक्ट्रीज थी उन्हें नेशनलाइज कर लिया गया, यानी वो सभी सरकारी कंट्रोल के अंदर ले ली गई। लेकिन एक चीज को यहाँ याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो लिखा गया था, उसमें यह नहीं लिखा गया था कि सरकार चीजों पर कंट्रोल रखेगी। उसमें कहा गया था कि जनता कंट्रोल करेगी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लेनिन ने अपना जो कम्युनिज्म इम्प्लीमेंट किया वो मार्क्स के आइडिया से अलग था। अब एक बार सोच कर देखिए कि इतने बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे एक देश में जो खुद इतना बड़ा हो और उसमें इतने बड़े फैसले लिए जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई इस डिसीजन से एग्री करेगा। कुछ लोग तो होंगे जो ये कहेंगे कि ये सरकार जो कर रही है हम उसे डिसएग्री कर रहे हैं, यानी विचारों की भिन्नता तो होगी ही। लेकिन लेनिन का मानना था कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही कर रहा हूँ, और उनमें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। इसी रीजन से उन्होंने बाकी सारी पार्टीज को बैन कर दिया था और एक वन पार्टी स्टेट एस्टेब्लिश हुआ। इनफैक्ट एक ऐसा स्टेट जहां पर पार्टी का क्रिटिसिज्म करना अलाउड ही नहीं था। एक सीक्रेट पुलिस लोगों की निगरानी करती थी कि कोई हमारी सरकार को बुरा कहेगा तो उसे उठा ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। और उस समय कोई भी इंसान अगर सरकार की आलोचना करता था, सरकार के कामों को बुरा कहता था, उसे उठाकर जेल में डाल देते थे, क्योंकि ये जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इसे सोवियत कम्युनिज्म कहा गया। आज के दिन ज्यादातर लोग कम्युनिज्म को इसी सोवियत कम्युनिज्म से कोरिलेट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर कम्युनिस्ट इस विचारधारा से एग्री नहीं करता था। जैसे कि एक बड़ी सोशल कम्युनिस्ट थी रोजा लग्जमबर्ग, ये सपोर्ट करती थी लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म को, जो एक ऐसा मार्क्सिज्म है जहां लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए। लेकिन अफसोस 1924 में लेनिन का देहांत हो गया और उसके बाद जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने अपने आइडिया इम्प्लीमेंट किए कम्युनिज्म को लेकर, जो और भी बदतर थे लेनिन से। स्टालिन की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो मार्क्स की आइडियोलॉजी से और भी दूर चली गई। स्टालिन ने कोशिश की कि कैसे हम फैक्ट्री से आउटपुट बढ़ा सकें, इसलिए उन्होंने मजदूरों से और ज्यादा काम करवाया और मजदूर फिर उन्हीं बेकार कंडीशंस में काम करने लग गए, जिसके बारे में मार्क्स ने मेंशन किया था। फर्क इतना था
कि इस बार फैक्ट्री के ओनर कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि सरकार थी, यानी सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट, जिन्होंने मजदूरों को उन्हीं बेकार कंडीशंस में रखा और उस समय हालात इतने खराब हो गए कि मिलियंस ऑफ लोग भुखमरी की वजह से मारे गए। कई लोग इस वजह से स्टालिन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को शेप कम्युनिज्म भी कहते हैं, यानी इसका कम्युनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका शेप या स्ट्रक्चर कम्युनिस्ट जैसा है। इसके बाद आए दोस्तों माओ, जिनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और भी ज्यादा स्ट्रांग और भी ज्यादा वायलेंट थी। इनका एक फेमस डायलॉग है, ऑल पॉलिटिकल पावर्स कम फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, द कम्युनिस्ट पार्टी मस्ट कमांड ऑल द गन्स, दैट्स व्हाई नो गन्स कैन एवर बी यूज्ड टू कमांड द पार्टी। यानी कहीं ना कहीं ये वायलेंस के लिए एडवोकेट करते थे। इनकी आइडियोलॉजी को कहा जाता है माओइज्म, और माओ शब्द यहीं से निकल कर आया है। आज जो माओ लोग हथियार उठाए हुए हैं वे इन्हीं की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर दुनिया भर के लोगों ने कम्युनिज्म अपनाने की कोशिश की, कम्युनिस्ट बनने की कोशिश की। इन सब कंट्री में अपने अपने आइडिया इंप्लीमेंट किए गए कम्युनिज्म के लिए। बहुत सारी कंट्री इस विचारधारा से प्रभावित हुई, उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया। ज्यादातर कंट्री जिनमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया वहां मोनार्किज्म यानी कि साम्राज्यवाद था। लेकिन दुनिया भर में कम्युनिज्म की वजह से करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी। एक तरफ स्टालिन और माओ जैसे डिक्टेटर थे, तो दूसरी तरफ जो लोगों को जान से मार देते थे ये सोचकर कि आदमी कम्युनिज्म के अगेंस्ट है। तो दूसरी तरफ जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, स्पेन में फ्रैंको, जो अपने देश के लोगों को इसलिए मार डालते थे कि उन्हें शक था कि कहीं वो कम्युनिस्ट तो नहीं। इनफैक्ट हिटलर और मुसोलिनी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो टेक्निक इस्तेमाल की पावर में आने के लिए, वो टेक्निक ही यही थी। उन्होंने लोगों को डर दिखाया कि कम्युनिज्म है जो हमें खत्म कर देगा, और कम्युनिज्म से बचना है तो मुझे वोट दो, वरना कम्युनिज्म जो है वह हमें खत्म कर देगा। तो इस तरह से ये लोग पावर में आए और डिक्टेटर बने। अब आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि कम्युनिस्ट होना या ना होना ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है। इसे आप एक स्पेक्ट्रम की तरह समझिए, इससे आप एक ग्राफ बना सकते हैं। इनफैक्ट कम्युनिज्म के इतने बुरे तरह से फेल हो जाने के क्या कारण थे, इसकी हम आगे बात करेंगे। क्या ऐसे आइडियाज थे जो दुनिया ने बोरो किए कम्युनिज्म से।